नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिसने शेयर बाजार के आप कह सकते हैं नियमों को अपने अंदाज में लिखा। निकोलस डावस। हाँ, निकोलस टावर्स, एक पेशेवर डांसर जिसने वॉल स्ट्रीट को चौंका दिया। बिल्कुल। और उनकी वो किताब हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। हाँ, वो महज एक टाइटल नहीं है, वो उनकी असल कहानी है। हमारे पास ये किताब है और कुछ विश्लेषण भी हैं। और ये चर्चा खास उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कैसे लीक से हटकर सोचने और अनुशासन से निवेश की दुनिया में अपनी जगह बनाई जा सकती है। सही बात है। तो आज हम डावस के सफर को देखेंगे, कैसे एक नौसिखिए, शायद जुआरी कहें, शुरू में से वो एक करोड़पति निवेशक बने। उनकी मशहूर बॉक्स थ्योरी क्या थी और ये टेक्नो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच। हाँ, और कैसे उन्होंने बाजार के शोर से दूर रहकर ये सब हासिल किया। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। डावस की शुरुआत तो आप कह सकती हैं एकदम फिल्मी थी। 1952 की बात है, टोरंटो में। हाँ। एक क्लब ने उन्हें फीस के बदले अपनी कंपनी BR Island उसके शेयर देने की पेशकश की। अच्छा। उन्होंने लिए, बात बनी नहीं, पर उन्होंने फिर भी $3000 में वो शेयर खरीद लिए। महज एक संयोग, मतलब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी बदल देगा। बिल्कुल। 2 महीने बाद वो अखबार देख रहे थे और पता चला कि वो 50 सेंट वाला शेयर $1.90 का हो गया है। वाह। उन्होंने फौरन बेचा और करीब $8000 का मुनाफा। उन्हें लगा, रे वाह, ये तो बड़ा आसान है, ये सब कब से चल रहा था। और यही शुरुआती किस्मत का खतरा शुरू होता है। देखिए, ये आत्मविश्वास तो देता है पर बाजार की समझ नहीं। सही कहा। और इसी एक मुनाफे ने डार्वस को खींच लिया शेयर बाजार की तरफ, लेकिन वो पूरी तरह अनजान थे। शुरुआत में उनका तरीका क्या था? बस टिप्स। हाँ, जिससे सुना ले लिया। क्लब में अमीर लोग मिलते थे, वेटर्स मिलते थे, जो मिला उससे पूछा भाई क्या खरीदें। और नतीजा? नुकसान। कुछ शेयरों से तो उन्हें इतना लगाव हो गया कि वो उन्हें पालतू शेयर कहने लगे। और अक्सर उन्हीं से सबसे ज्यादा घाटा होता है। बिल्कुल। ये नए निवेशकों की बहुत आम गलतियां हैं। टिप्स पर भरोसा करना, झुंड के पीछे चलना और शेयरों से वो जज्बाती रिश्ता बना लेना। हाँ। और ऊपर से ये बार बार खरीदने बेचने में ब्रोकरेज, टैक्स, उसमें भी पैसा जाता है। फिर उन्होंने कनाडाई एडवाइजरी सर्विसेज को भी आजमाया। वो लुभावने विज्ञापन होते हैं ना, बाय दिस स्टॉक नाउ बिफोर इट इज टू लेट टाइप के। हाँ वही। पर नतीजा वही रहा, नुकसान। उन्हें समझ आ गया कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। मतलब जब तक टिप आम निवेशक तक पहुंचती है तब तक स्मार्ट मनी निकल रहा होता है, देर हो चुकी होती है। 7 महीने में शुरुआती मुनाफे से भी $3000 कमा दिए। तब जाकर उनकी बत्ती जली कि तरीका गलत है। तो इस कनाडाई अनुभव से सबक लेकर डार्वस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE का रुख किया। अच्छा, अब वॉल स्ट्रीट। हाँ, करीब $10,000 थे उनके पास अपनी बचत और वो बचे हुए पैसे मिलाकर। इस बार वो थोड़े गंभीर थे। लेकिन पहला सवाल ब्रोकर से वही पूछा, क्या अच्छा है। हाँ, आदतें मुश्किल से जाती हैं। वैसे ये अमेरिका में एक बड़े बुल मार्केट का दौर था, मतलब पैसा बनाना आसान लग रहा था। हाँ, तो डार्विस ब्रोकर की सलाह को अब टिप्स नहीं, जानकारी मानने लगे। पर तरीका तो वही था, दूसरों पर निर्भर। हाँ, उन्होंने कुछ छोटे मोटे मुनाफे कमाए भी, कोलंबिया पिक्चर्स, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन। इससे आत्मविश्वास बढ़ा। वो दिन में 20-20 बार ब्रोकर को फोन करते थे, रोज ट्रेड करते थे, चाहे $2 का मुनाफा हो और $200 कमीशन लग जाए। हाँ, और फिर उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़े, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, आय, ये सब शब्द सीखे। उन्होंने मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं का भी सहारा लिया। सोचा कि अब तो पक्की जानकारी मिलेगी। हाँ, जो बड़ी रिसर्च फर्म्स होती हैं। बिल्कुल। और एमरसन रेडियो का उदाहरण देखिए। एक पूरी रिपोर्ट थी कि भाई $12 का शेयर है, 35 का होना चाहिए। एकदम ठोस विश्लेषण। हाँ, डावस ने खरीदा और शेयर नीचे गया, उन्होंने बेच दिया। बाद में वो $6 से भी नीचे चला गया। ये एक बहुत अहम सबक था कि फंडामेंटल एनालिसिस अपनी जगह है, पर बाजार हमेशा तर्क या किताबी वैल्यू के हिसाब से नहीं चलता। सही बात है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, जरूरी नहीं शेयर बढ़ेगा ही। फिर डावस ने वॉल स्ट्रीट की कहावतों को आजमाया, जैसे वो है ना, मुनाफा लेने वाला कभी दिवालिया नहीं होता। हाँ, यू कांट गो ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। तो इसके चक्कर में काइजर एल्यूमिनियम जैसे अच्छे बढ़ते शेयर उन्होंने जल्दी बेच दिए। बाद में देखा तो वो और ऊपर गए। नुकसान ही हुआ एक तरह से, क्योंकि बड़ा मुनाफा हाथ से निकल गया। हाँ, फिर वो सस्ता खरीदो महंगा बेचो वाली कहावत,
इसके लिए वो ओवर द काउंटर यानी OTC मार्केट गए। जहां शेयर एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते। बिल्कुल। पर वहां शेयर बेचना बहुत मुश्किल था। खरीदने और बेचने की कीमतों में भारी अंतर था। तो वो भी काम नहीं आया। अफवाहों और अंदरूनी लोगों के ट्रेड फॉलो करने से भी कुछ नहीं बना। ये सारे प्रयोग डार्विस को जाहिर है महंगे पड़ रहे थे, पर हर गलती उन्हें कुछ सिखा रही थी। वो समझ रहे थे कि सुनी सुनाई बातों और सिर्फ किताबी नियमों से सफलता नहीं मिलने वाली। तभी एक दिलचस्प बात हुई। वर्जीनियन रेलवे नाम का एक शेयर था। अच्छा। वो उसे खरीदकर लगभग भूल ही गए थे और 11 महीने बाद देखा तो वो चुपचाप बढ़ गया था। $1300 का मुनाफा बिना कुछ किए। हाँ, इससे एक नया नियम बना उनके दिमाग में कि दर्जनों शेयरों में कूदफान करने से बेहतर है एक अच्छे बढ़ते हुए शेयर को शांति से पकड़ कर रखना। बिल्कुल। पर सवाल तो फिर वहीं आ गया, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कैसे पता करें? फंडामेंटल्स तो जवाब दे नहीं पा रहे थे। हाँ, जैसे टेक्सट्रॉन और अमेरिकन विस्कोस का मामला था। टेक्सट्रॉन के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी वो ज्यादा भागा। क्यों? इसी क्यों का जवाब ढूंढते हुए डार्विस ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और यही उनका पहला बड़ा संकट आया। उन्होंने बहुत गहराई से फंडामेंटल विश्लेषण किया और स्टील कंपनी जोन्स एंड लॉगलिन को चुना। उन्हें लगा कि इस बार तो पक्का है, ये वैज्ञानिक निश्चितता है। और इसी अति आत्मविश्वास में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेकर करीब $52,000 इस एक स्टॉक में लगा दिए। वो भी मार्जिन पर। हाँ, मार्जिन पर। मतलब जोखिम कई गुना बढ़ गया। खरीदने के 3 दिन बाद ही शेयर गिरने लगा। ओह। डार्विस सदमे में थे। यकीन ही नहीं हो रहा था। उम्मीद और डर के बीच झूलते रहे। आखिर में जब वो 44 पर आया, उन्होंने घबराहट में बेच दिया। कितना नुकसान हुआ? $9,000 से ज्यादा का सीधा नुकसान। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनके फंडामेंटल तरीके पर जो भरोसा था वो टूट गया। उनकी वो वैज्ञानिक निश्चितता मिट्टी में मिल गई थी। बिल्कुल। इसी निराशा में उन्होंने एक और शेयर देखा, टेक्सास गल्फ प्रोड्यूसिंग। अच्छा। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, फंडामेंटल्स वगैरह कुछ नहीं। बस ये पता था कि ये लगातार बढ़ रहा है। तो सिर्फ कीमत की चाल देखकर ना था। और कमाल देखिए, इस शेयर ने उनका आधा नुकसान कम कर दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, जिस शेयर ने उन्हें बचाया उसे फंडामेंटल आधार पर नहीं चुना गया था। सही। उसे सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो बढ़ रहा था, यानी तकनीकी कारण। यहीं से डार्विस के दिमाग में वो कहते ना बत्ती जली। शायद शेयर की कीमत और उसकी चाल में ही राज छुपा है। इस अनुभव के बाद डार्विस का ध्यान तकनीकी विश्लेषण की ओर गया। M&M वुडवर्किंग का उदाहरण लें। हाँ। उन्होंने ये स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी कीमत और वॉल्यूम, मतलब कितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो बढ़ रहे थे। कोई अंदरूनी खबर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। बाद में पता चला कि कंपनी का मर्जर होने वाला था। डार्विस ने सिर्फ बाजार की चाल देखकर सही समय पर एंट्री ली और मुनाफे के साथ निकल गए। ये विचार कि बाजार की चाल यानी कीमत और वॉल्यूम अक्सर अंदरूनी जानकारी को दर्शाती है, भले ही वो जानकारी सार्वजनिक न हो, ये तकनीकी विश्लेषण का एक अहम हिस्सा है। हाँ। कीमत और वॉल्यूम में अचानक तेजी या बदलाव अक्सर ये संकेत देते हैं कि कुछ पक रहा है। लेकिन सिर्फ बढ़ते शेयर को खरीदना भी काफी नहीं था। पिट्सबर्ग मेटलर्जिकल में उन्होंने तेजी के बिल्कुल चरम पर खरीदा और नुकसान उठाया। हाँ, सबक मिला। सही स्टॉक, गलत समय, एंट्री टाइमिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर डार्विस ने शेयरों के उतार चढ़ाव का और गहराई से अध्ययन किया, चार्ट्स देखे, पैटर्न ढूंढे। और उन्होंने पाया कि शेयर अक्सर एक ट्रेंड में चलते हैं और उस ट्रेंड के अंदर भी वो एक निश्चित दायरे में ऊपर नीचे होते रहते हैं। और यहीं से जन्मी उनकी मशहूर बॉक्स थ्योरी। हाँ, बॉक्स थ्योरी। कल्पना कीजिए कि शेयर की कीमत एक अदृश्य बक्से के अंदर है, एक ऊपरी सीमा, एक निचली सीमा। बिल्कुल। डार्विस का मानना था कि शेयर इसी बक्से में कुछ समय तक घूमता है। और जब शेयर इस बक्से की ऊपरी सीमा को तोड़कर एक नए ऊंचे वाले बक्से में जाने की कोशिश करे, तब खरीदना चाहिए। बिल्कुल। और अगर शेयर बक्से की निचली सीमा से नीचे गिर जाए, वो खतरे का संकेत है, बेचने का समय। हाँ, बक्से के अंदर जो छोटी मोटी उछल कूद है वो सामान्य है, उसे नजरअंदाज करना है। उनका एक उदाहरण बड़ा अच्छा था। डांसर वाला। हाँ, जैसे डांसर कूदने से पहले थोड़ा झुकता है, वैसे ही शेयर भी ऊपर जाने से पहले थोड़ा नीचे आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल था कि सही समय पर खरीदें कैसे। लुइजियाना लैंड एंड एक्सप्लोरेशन में वो सही एंट्री पॉइंट चूक गए और महंगा खरीद लिया। तो समाधान निकाला, ऑटोमेटिक ऑन स्टॉप बाय ऑर्डर। मतलब
ब्रोकर को पहले ही बता देना कि अगर शेयर इस कीमत पर पहुंचे तो खरीद लेना। हाँ, बॉक्स की ऊपरी सीमा से थोड़ा सा ऊपर। इससे भावनाएं बीच में नहीं आती। और इसी तरह नुकसान को सीमित करने के लिए उन्होंने अपना वो त्वरित नुकसान हथियार बनाया, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। जी हाँ, खरीदते समय ही तय कर लिया कि अगर शेयर इस लेवल से नीचे गया तो अपने आप बिक जाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसे फॉलो करना मुश्किल नहीं होता होगा? मान लीजिए शेयर स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाए। बिल्कुल मुश्किल होता है, इसीलिए तो ऑटोमेटिक बनाया। देखिए, डार्वस का तर्क सीधा था। पहला नियम है अपनी पूंजी बचाना। हाँ, एक बड़ा नुकसान आपके सारे छोटे मुनाफे ले डूबता है, तो बड़े नुकसान से बचना ज्यादा जरूरी है, भले ही कभी कभी छोटा नुकसान झेलना पड़े। और उन्होंने ये भी समझा कि बार बार ये छोटे नुकसान और कमीशन भी आपकी पूंजी को धीरे धीरे खा सकते हैं। हाँ, कमीशन चूहे कहते थे वो इसे। इसलिए जरूरी था कि जब आप सही हो तो मुनाफा नुकसान से काफी बड़ा हो। तो फिर जीतने वाले शेयरों को जल्दी बेचने से कैसे बचें, उसका भी हल निकाला। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब जैसे जैसे शेयर ऊपर जा रहा है आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके पीछे पीछे ऊपर करते जाएं। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपका कुछ मुनाफा लॉक हो जाता है, लेकिन शेयर को और ऊपर जाने की जगह भी मिलती है। और बेचना कब है? जब शेयर के बक्से नीचे की तरफ पलटने लगे और आपका वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। टॉप पर बेचना लगभग नामुमकिन है। तो ये एक मैकेनिकल तरीका था मुनाफे को बचाने का। तो इस तरह डाविस का पूरा सिस्टम तैयार हो गया। सही स्टॉक चुनो, बॉक्स थ्योरी से एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, मुनाफे को ट्रेलिंग स्टॉप से सुरक्षित करो, ट्रेंड पलटे तो निकलो, और सबसे जरूरी, भावनाओं को कंट्रोल में रखो। जैसे ये सिस्टम शक्ल ले रहा था, डाविस को 2 साल के वर्ल्ड डांस टूर पर जाना पड़ा। ये तो बड़ी चुनौती थी। हाँ, दूर से ट्रेडिंग कैसे करें? तो समाधान निकाला। ब्रोकर के साथ केबल यानी टेलीग्राम और साप्ताहिक बैरन्स पत्रिका, जो उन्हें एयरमेल से मिलती थी। और कमाल की बात ये हुई कि इस दूरी का फायदा हुआ। कैसे? देखिए, न्यूयॉर्क के शोर शराबे, अफवाहों, टिप्स, इन सब से वो दूर हो गए। अच्छा, तो वो ज्यादा शांत और तटस्थ होकर फैसले ले पा रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ कीमत और वॉल्यूम के आंकड़ों पर था। जैसे पोकर में आप दूसरों की बातें सुने बिना सिर्फ अपने पत्ते देखें। हाँ, हालांकि लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें तो थीं। केबल खो जाते, कोड समझने में दिक्कत आती, दूर दराज जगहों जैसे वियंथियाने, काठमांडू में डिलीवरी में देरी होती। हाँ, वो सब तो था, पर उन्होंने धीरे धीरे केबल को पढ़ना सीख लिया। शेयरों के व्यक्तित्व को पहचानने लगे। उन्होंने गलतियों से सीखने के लिए एक त्रुटि कारण तालिका भी बनाई और डाउ जोन्स एवरेज DJIA को भी ट्रैक करना शुरू किया है, समझने के लिए कि पूरे बाजार का मिजाज क्या है। DJIA बाजार का रुख बताता है, पर यह तय नहीं करता कि कोई खास स्टॉक किधर जाएगा। डार्विस ने इसे बस हवा का रुख समझने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में गलत ट्रेडिंग फैसले ना लेने का नियम भी बनाया। फोकस हमेशा सही ट्रेडिंग एक्शन पर था। और फिर आया 1957 का बेबी बेयर मार्केट। बाजार गिरने लगा और यहाँ उनके सिस्टम की असली परीक्षा हुई। हाँ, उन्होंने गिरावट का कोई अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन उनके जो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगे हुए थे वो काम कर गए। बिल्कुल, एक एक करके वो सक्रिय हुए और उन्हें लगभग हर पोजीशन से बाहर निकाल दिया। BNDO, डुबिकमन सब बिक गए। तो जब तक गिरावट सबको साफ साफ दिखने लगी। डार्वस ज्यादातर नकदी लेकर किनारे खड़े थे, उनकी पूंजी सुरक्षित थी। ये उनके सिस्टम की बहुत बड़ी जीत थी। स्टॉप लॉस ने उन्हें बड़े नुकसान से बचा लिया था। हिसाब लगाया तो पता चला कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी वो लगभग वहीं थे जहां से शुरू किया था, करीब $37,000 के साथ। पर अब उनके पास एक परखा हुआ सिस्टम था। बिल्कुल, 1957 की गिरावट के दौरान जब वो किनारे बैठे थे, डार्वस ने उन शेयरों को खोजना शुरू किया जो बाजार के विपरीत मजबूती दिखा रहे थे। हाँ, वो देखना चाहते थे कि गिरावट में कौन टिक पा रहा है। और उन्होंने पाया कि जिन कंपनियों की आय मतलब अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही थी, वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। और यहीं से उनकी टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी का जन्म हुआ। अच्छा, ये क्या थे? मतलब सिर्फ तकनीकी चाल बॉक्स थ्योरी काफी नहीं है, उसके पीछे एक मजबूत मौलिक कारण भी होना चाहिए। और वो कारण था बढ़ती आय और भविष्य की दमदार कहानी। तो तकनीक और फंडामेंटल का मेल। हाँ, तकनीकी विश्लेषण बताता था कब खरीदना है, सही समय, और फंडामेंटल विश्लेषण बताता था क्या खरीदना है, कौन सी कंपनी में दम है। अब वो भविष्य के उद्योगों पर फोकस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल, नई टेक्नोलॉजी। वो अगली जनरल मोटर्स की तलाश में थे। बिल्कुल, वो स्टॉक फैशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, कौन सा सेक्टर अभी चलन में है। और उनका मंत्र था ऊंचा खरीदना और उससे भी ऊंचा बेचना। उन्होंने ऊंची कीमत वाले शेयरों पर भी फोकस किया। हाँ,
क्योंकि इनमें ब्रोकरेज का प्रतिशत कम लगता था। वो नए बुल मार्केट की पहली आहट का इंतजार कर रहे थे, उन शुरुआती शेयरों का जो तेजी दिखाना शुरू करते हैं। और नवंबर 1957 में उन्हें कुछ ऐसे ही स्टॉक दिखे। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, थियोकॉल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जीनथ, फेयरचाइल्ड कैमरा। ये वो नाम थे जो आगे चलकर उनके $2 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाने वाले थे। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आया लॉरीलार्ड के साथ। तंबाकू कंपनी, फिल्टर टिप सिगरेट का चलन बढ़ रहा था। हाँ, बाजार कमजोर था पर यह स्टॉक लगातार बढ़ रहा था, वॉल्यूम भी जबरदस्त था। डाविस ने बैंकॉक से केबल भेजा, खरीदा। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिक गया, पर उन्हें स्टॉक में दम दिखा तो दोबारा खरीदा 2875 पर। हिम्मत दिखाई, और उस समय मार्जिन की जरूरत भी कम हो गई थी, 50%। इससे उनकी खरीदने की ताकत बढ़ गई। हाँ, और लॉरीलार्ड ने निराश नहीं किया। बक्से बनते गए, 313, 35, डाविस और खरीदते गए। कुल 1000 शेयर हो गए, स्टॉप लॉस ऊपर करते गए। उन्होंने एक एडवाइजरी सर्विस को नजरअंदाज किया जो शॉर्ट बेचने की सलाह दे रही थी। अपने सिस्टम पर भरोसा रखा। हाँ, और एक किस्सा भी है कि उन्होंने एक जहाज रानी कंपनी के अध्यक्ष को स्टैंडर्ड ऑयल बेचकर लॉरीलार्ड खरीदने की सलाह दी। उसने नहीं मानी, स्टॉक 55 साढ़े 4 तक पहुंच गया। उन्होंने जल्दी मुनाफा काटने का लालच भी नहीं किया, सिस्टम के हिसाब से बने रहे। यह अनुशासन बहुत जरूरी है। उसी समय डाइनर्स क्लब पर भी नजर थी, क्रेडिट कार्ड कंपनी। फंडामेंटल्स अच्छे थे, लगभग एकाधिकार था उस समय। सेक्टर बढ़ रहा था, आय बढ़ रही थी। तकनीकी चाल भी सही थी। उन्होंने खरीदा, बक्से बने 21, 30, 32, 36, स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाया 27, 31। देखिए, यहाँ तकनीकी एंट्री और मैनेजमेंट को मौलिक वजह का साथ मिल रहा था। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। पर स्टॉक 40 के पास जाके हिचकिचाने लगा। डार्वस ने फॉरेन स्टॉप लॉस कसके 36 पर कर दिया और वो बिक गए। मुनाफा कितना हुआ? $10,328। बाद में पता चला कि अमेरिकन एक्सप्रेस अपना प्रतिद्वंदी कार्ड लॉन्च करने वाला था। बाजार ने खबर आने से पहले ही संकेत दे दिया था। तकनीकी विश्लेषण की यही ताकत है। ये अक्सर वो फुसफुसाहट पकड़ लेता है जो अभी खबर नहीं बनी है। फिर आई E.L. ब्रूस की बारी, हार्डवुड फ्लोरिंग कंपनी। ये उनके फंडामेंटल मॉडल में फिट नहीं थी शायद। हाँ, बिल्कुल नहीं, पर चार्ट पैटर्न गजब का था। शेयर 18 से 50 तक रॉकेट की तरह भागा था, वॉल्यूम के साथ। 43 साढ़े 4 तक गिरा, जिसे डार्वस ने रीफ्यूलिंग माना। मतलब ऊपर जाने से पहले थोड़ी सांस लेना। हाँ, उन्होंने 50 के ऊपर खरीदने का मन बनाया, पर इसके लिए पूंजी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया? पूंजी जुटाने के लिए लॉरीलैंड बेचा, 21,000 रुपए मुनाफा और डाइनर्स क्लब के मुनाफे को मिलाकर 2,500 ब्रूस शेयर खरीदे। मार्जिन पे? हाँ, मार्जिन पर। मतलब पिछला मुनाफा दांव पर लगाया उन्होंने। और ब्रोकरों के साथ भी खाते खोले। स्टॉक 77 तक चढ़ गया। वाह! फिर अचानक ब्रूस में ट्रेडिंग निलंबित कर दी गई। क्यों? डार्वस घबरा गए। बाद में पता चला कि गिलबर्ट नाम का कोई शख्स कंपनी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था, जिससे शॉर्ट स्क्वीज हो गया था। शॉर्ट स्क्वीज? इसमें शेयर की कीमत फंडामेंटल से बिल्कुल अलग होकर तेजी से बढ़ती है, क्योंकि शॉर्ट सेलर्स को खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। डार्वस उस समय कलकत्ता में थे। उन्हें ओवर द काउंटर $100 प्रति शेयर का ऑफर मिला। बहुत आकर्षक ऑफर था। हाँ, पर डार्वस ने खुद को याद दिलाया, रिमेंबर ब्रूस, बढ़ते स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं। उन्होंने मना कर दिया। गजब का संयम। आखिर में उन्होंने वो शेयर औसतन $171 पर बेचे। 171? हाँ, मुनाफा 295 पैसे, $305। अविश्वसनीय। ऐसी अस्थिरता में और इतने बड़े मुनाफे के ऑफर के सामने अपने सिस्टम पे टिके रहना, ये असाधारण मनोवैज्ञानिक दृढ़ता दिखाता है। अब डार्वस के पास $325,000 से ज्यादा थे। उन्होंने समझदारी दिखाई, आधा पैसा निकालकर सुरक्षित कर लिया। अच्छा किया। शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहे, छोटे नुकसान लिए, फिर लॉरीलार्ड पे लौटे। ओह, पालतू स्टॉक वाली गलती। हाँ, वही। 3 नुकसान वाले ट्रेड हुए। कुल मुनाफा घटकर 318 के रह गया। ये भावनात्मक लगाव और पिछले विजेताओं पर बिना ताजे विश्लेषण के लौटने का खतरा है। फिर उन्होंने यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स, जो बाद में यूनिवर्सल कंट्रोल्स बनी, पर नजर डाली। इलेक्ट्रॉनिक्स, भविष्य का सेक्टर। हाँ, पहले पायलट खरीद की, 300 शेयर एट 35/4, ये देखने के लिए कि स्टॉक कैसा बर्ताव करता है। ये एक अच्छा तरीका है स्टॉक को महसूस करने का। फिर विश्वास बढ़ा तो और खरीदे, 1200 एट 36.5, 1500 एट 40। स्टॉक 2 for 1 स्प्लिट हुआ। अब 6,000 शेयर थे। अच्छा। इसी के साथ थियाकोल केमिकल पर भी नजर थी, रॉकेट ईंधन से जुड़ा कुछ। हाँ, उस समय ये बहुत हॉट सेक्टर था। ये भी 2 for 1 स्प्लिट हुआ। कुछ समय शांत रहा,
3947 बॉक्स। डार्वस ने पायलट खरीदी 200 at 47.5, फिर और खरीदे 1300 at 49.5। स्टॉक भागा। फिर कंपनी ने स्टॉक राइट्स इशू किया। स्टॉक राइट्स यानी मौजूदा शेयरधारकों को रियायती दर पर और शेयर खरीदने का मौका। हाँ, और डार्वस ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने स्पेशल सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया, जिससे वो राइट्स के जरिए ज्यादा लीवरेज के साथ खरीद सकें। मतलब उधार लेकर राइट्स खरीदना। हाँ, उन्होंने अपने शुरुआती 1500 शेयर बेचकर राइट्स के जरिए 3000 खरीदे, फिर नकदी और मार्जिन का उपयोग करके राइट्स के जरिए और 3000 खरीदे। बाप रे, अब उनके पास कितने शेयर हो गए? 6000 शेयर थियोकोल के, और स्टॉक 100 पर पहुंच गया। कमाल है। तभी पेरिस में ब्रोकर का केबल आया, थायोकॉल में मुनाफा $2.5 लाख। डार्वस को एहसास हुआ कि उनका कुल मुनाफा $500 मिलियन पार कर चुका है। ये फाइनेंसिंग टूल्स का बहुत क्रिएटिव इस्तेमाल था अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए। जनवरी 1959 में वो न्यूयॉर्क लौटे, 6000 थायोकॉल 100 पर और 6000 यूनिवर्सल कंट्रोल्स 45 पर। वो खुद को फाइनेंस का नेपोलियन महसूस कर रहे थे। और यहीं बड़ी सफलता के बाद अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा खतरा बनकर आता है। बिल्कुल। न्यूयॉर्क पहुंचकर डार्विस ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। वो ब्रोकर के ऑफिस से ट्रेडिंग करने लगे। ओहो, वो दूरी, वो शांति खत्म। हाँ, अफवाहें, टिकर टेप का लगातार शोर, भीड़ का मनोविज्ञान, सब हावी हो गया। सिस्टम भूल गए। सिस्टम गया तेल लेने। स्टॉप लॉस भूल गए। ऊंचा खरीदना, घबराहट में नीचे बेचना। दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। वे ऐसा कर रहे हैं, वे वैसा कर रहे हैं। क्लासिक भावनात्मक ट्रेडिंग। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में $100,000 का नुकसान। हेव, रोम केबल, कई ट्रेड गलत गए। करीब होना कितना खतरनाक हो सकता है। माहौल आपके अच्छे खासे सिस्टम और अनुशासन पर हावी हो सकता है। डार्विस को तुरंत समझ आया। उन्होंने लिखा, मेरे कान मेरे दुश्मन थे। शांति और स्पष्टता उन्हें दूरी और अलगाव से ही मिली थी। वो फौरन न्यूयॉर्क छोड़कर पेरिस लौट गए। शुक्र है कि उन्होंने यूनिवर्सल और थियोकोल को नहीं बेचा था। हाँ, वही बचे थे। अपने लिए सही माहौल बनाना और भावनात्मक ट्रिगर से दूर रहना कितना ज्यादा जरूरी है, ये इसका जीता जागता सबूत है। पेरिस में सिर्फ केबल पढ़कर उन्होंने धीरे धीरे अपना संतुलन, अपना स्पर्श वापस पाया और इस बार सख्त नियम बनाए। क्या नियम थे? ब्रोकरेज ऑफिस कभी नहीं जाना, ब्रोकर को कोई फोन नहीं करना, केबल सिर्फ बाजार बंद होने के बाद देखना, केबल में सिर्फ कीमतें और वॉल्यूम देखना, कोई कमेंट्री या सलाह नहीं। एकदम लोहे की बाड़ बना ली अपने चारों तरफ। हाँ, और इस नए अनुशासन को परखने के लिए वो न्यूयॉर्क वापस लौटे दबाव में। फरवरी 1959, न्यूयॉर्क। डार्विस अब ठीक हो चुके थे। प्लाजा होटल से काम कर रहे थे। 6 अलग अलग ब्रोकरों में अपने सौदे फैला रखे थे, जोखिम कम करने के लिए। हाँ, शाम 6 बजे केबल आता। वो तब विश्लेषण करते जब वॉल स्ट्रीट सो रहा होता। वो लोहे की बाड़ काम कर रही थी। सख्त नियमों और प्रक्रियाओं की ताकत यहीं दिखती है। ये भावनाओं को काबू में रखने और अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। यूनिवर्सल और थायोकोल बढ़ते रहे। उन्होंने सिस्टम का उपयोग करके कई सफल छोटे ट्रेड भी किए, जनरल टायर, सेनको वगैरह। छोटे नुकसान भी हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। सेनको राइकहोल्ड में छोटे त्वरित नुकसान भी लिए, पर मुनाफे नुकसान से कहीं बड़े थे। वो सिस्टम काम कर रहा था। यही कुंजी है, छोटे नुकसान, बड़े मुनाफे और अनुशासित तरीके से काम करना। फिर यूनिवर्सल कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो गया। तेजी से 102 तक उछला, फिर उतनी ही तेजी से गिरा। अस्थिरता बढ़ गई। हाँ, डार्विस ने फॉरेन स्टॉप लॉस को कसकर ऊपर उठाया और 86.14 से 89.75 के बीच सारे शेयर बिक गए। मुनाफा $4,09,356। बहुत बढ़िया। ट्रेंड में थकावट के संकेतों को पहचानना और मुनाफे को लॉक करने के लिए स्टॉप को कसना ये बहुत जरूरी है। फिर THOKL में भी ऐसा ही हुआ। वो 3-for-1 स्प्लिट हुआ। उसमें इतनी उन्मत्त ट्रेडिंग हुई कि NYSE ने उस पर स्टॉप ऑर्डर लगाना ही निलंबित कर दिया। अरे, अब डार्विस के सिस्टम के लिए तो स्टॉप लॉस जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें बेचना पड़ा, क्योंकि उनका नियम था नो स्टॉप लॉस नो ट्रेड। उन्होंने 18,000 स्प्लिट शेयर बेच दिए, औसतन 68 पर, जो स्प्लिट से पहले 200 से ज्यादा के बराबर था। मुनाफा कितना हुआ इस बार? $8,62,031। वाह, देखिए, यहाँ बाहरी कारक एक्सचेंज के नियम ने उनकी रणनीति को प्रभावित किया, पर उन्होंने लचीलापन दिखाने के बजाय अपने मूल सिद्धांत का पालन किया। ये अनुशासन है। अब उनके पास 1.2 मिलियन से ज्यादा की नकदी थी,
जिसे फिर से निवेश करना था। ये भी एक चुनौती है, इतनी बड़ी पूंजी लगाना बिना बाजार को हिलाए। हाँ, उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को चुना, करीब 542K लगाकर 5,500 शेयर्स खरीदे, औसत कीमत 97। तरलता बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे में। बाकी बची पूंजी के लिए उन्होंने जेनिथ, लिटन, फेयरचाइल्ड, बेकमन पर विचार किया। चारों में पहले पायलट खरीद की। ये देखने के लिए कि कौन सबसे मजबूत है। हाँ, फिर 10% स्टॉप लॉस लगाकर सबसे कमजोर को बाहर किया। बेकमन स्टॉप आउट हुआ, लिटन को भी बेच दिया। ये बहुत अच्छा तरीका है कई उम्मीदवारों में से पोजीशन चुनने का। पायलट खरीद और सापेक्ष शक्ति का विश्लेषण, हारने वालों को हटा दो। आखिर में उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा जेनिथ 5,500 शेयर्स और फेयरचाइल्ड कैमरा 4,500 शेयर्स में स्विच कर दिया। ये मई 1959 की बात है। एक परिष्कृत चयन प्रक्रिया के बाद अंतिम पोर्टफोलियो एकाग्रता। अब वो प्लाजा होटल से केबल के माध्यम से इन शेयरों को बढ़ते हुए देख रहे थे। एक उदाहरण है, जून 9-10 को उनकी होल्डिंग्स एक दिन में $100,000 बढ़ीं। जबरदस्त। हाँ, एक उपलब्धि की भावना थी, थोड़ी निष्क्रियता भी, सब कुछ सिस्टम के अनुसार चल रहा था। उन्होंने मोंटे कार्लो में एक डांसिंग गिग भी स्वीकार कर लिया। ये वो चरण था जहां सिस्टम काम कर रहा था और मुख्य काम बस निगरानी और अनुशासित धैर्य का था। यूरोप जाने से पहले उन्होंने अपने खाते चेक किए, कीमत $2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। $2 मिलियन पार। हाँ, वही दुविधा फिर आई, बेचें या रखें। और जवाब वही था, बढ़ते शेयरों को रखें, स्टॉप लॉस पीछे रखें। वो संतुष्ट होकर यूरोप के लिए निकल गए, अपना वही रूटीन जारी रखा, कागज खरीदना, टेलीग्राम पाना, वॉल स्ट्रीट सोते समय काम करना। टाइम मैगजीन ने भी उनका इंटरव्यू लिया था, काफी संदेह था लोगों को शुरू में। हाँ, उसकी पुष्टि भी हुई बाद में। तो ये थी निकोलस डार्विस की अविश्वसनीय कहानी। एक डांसर जिसने खुद सीखकर अपना अनोखा सिस्टम बनाकर शेयर बाजार में $2 मिलियन कमाए। मुख्य सबक क्या निकलते हैं? अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण, एक सिस्टम का होना, बॉक्स थ्योरी, स्टॉप लॉस। गलतियों से लगातार सीखना और शायद सबसे दिलचस्प, बाजार के शोर से दूरी का अनपेक्षित लाभ। बिल्कुल। हाँ, पर यह याद रखना भी जरूरी है कि डार्विस का तरीका अनोखा था और उच्च जोखिम वाला भी। ये उनके स्वभाव और उनके लक्ष्यों, पूंजीगत लाभ, लाभांश नहीं के लिए सही था। सबके लिए नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए और ये सहन करने की क्षमता कि आप अक्सर गलत होंगे, बस नुकसान छोटा रखना है। ये कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बाजार मनोविज्ञान, रणनीति बनाने और भावनाओं पर काबू पाने के बारे में ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जानकारी के इस शोर से हमारी निकटता या दूरी हमारे फैसलों को कितना प्रभावित करती है, चाहे वो निवेश हो या जीवन का कोई और पहलू। क्या कभी-कभी कम जानकारी वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकती है, अगर वो हमें उन मुख्य संकेतों पर ज्यादा स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने दे जो मायने रखते हैं? निकोलस डार्विस की पूरी कहानी और उनके तरीकों को और गहराई से समझने के लिए आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, और इसी तरह की और दिलचस्प कहानियों और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब टू ऑडियो ML।